नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी को कक्षा 11 में अब नया अध्याय बताया जाएगा जो कि है पाचन एवं अवशोषण। आपने एनसीईआरटी में देखा है कि एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 16 to 22 आपके कुल टोटल क्लास 11 में 22 चैप्टर्स हैं। तो अध्याय 16 से लेकर अध्याय 22 तक का जो भाग है वो कहलाता है मानव कार्यकी, यानी ह्यूमन फिजियोलॉजी। मानव कार्यकी अध्याय 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 इन अध्यायों में आपको बताया जाएगा कि मनुष्य में कौन कौन सी क्रियाएं कैसे कैसे संचालित होती हैं। इसमें सबसे पहला अध्याय जो कि अध्याय 16 है वो है पाचन एवं अवशोषण। इस अध्याय में आपको बताया जाएगा कि मनुष्य के शरीर में जो भोजन हम करते हैं उनका पाचन कैसे होता है, फिर पचे हुए पदार्थों का अवशोषण कैसे होता है। ये सारी चीज़ें आपको इस अध्याय के अंतर्गत बताई जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 16 जो कि है पाचन एवं अवशोषण। आपने जान लिया कि इस अध्याय में आपको क्या पढ़ना है। तो इस अध्याय में आपको पढ़ना है कि मनुष्य में पाचन क्रिया कैसे संपन्न होती है और भोजन के मुख्य अवयव क्या क्या होते हैं, उनका क्या कार्य है। विटामिन के बारे में पढ़ेंगे, अवशोषण की प्रक्रिया कहाँ पर होती है, मनुष्य में पाचन तंत्र में कौन कौन से भाग होते हैं। ये सारी चीज़ें आपको इस अध्याय के अंतर्गत बताई जाएगी। इस अध्याय का जो पहला टॉपिक है वो है पोषण एवं पाचन। पहला टॉपिक इस अध्याय का पोषण एवं पाचन, इंग्लिश में कहते हैं न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन। हमें सबसे पहले यही समझना है कि आखिर ये पोषण क्या है और पाचन क्या है। तो सबसे पहले हम समझेंगे पोषण क्या होता है। हमने आपको बताया था जैविक अणु जो आपका अध्याय 9 है बायोमॉलिक्यूल्स, उसमें हमने आपको बताया था कि हमारे भोजन के मुख्य अवयव क्या क्या हैं। हमारे भोजन के मुख्य 3 अवयव कौन कौन से? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा। प्रोटीन से हमारे शरीर का निर्माण होता है, कार्बोहाइड्रेट से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, वसा से भी हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट से अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। बताया था आपको। तो हमारे भोजन के जो मुख्य अवयव हैं वो कौन कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। इसके साथ ही हमें थोड़ी मात्रा में कुछ और पदार्थों की आवश्यकता होती है, जैसे विटामिन और मिनरल्स। हमें अल्प मात्रा में विटामिन और खनिज लवणों की भी आवश्यकता होती है। भोजन से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, साथ ही कई कच्चे पोषक पदार्थ प्राप्त होते हैं जो हमारे वृद्धि और ऊतकों की मरम्मत के लिए आवश्यक होते हैं। ठीक है, हमारे भोजन में जो अवयव होते हैं उनसे हमें ऊर्जा भी प्राप्त होती है, साथ ही साथ कुछ ऐसे भी कच्चे पोषक पदार्थ प्राप्त होते हैं जिनसे हमारे शरीर की वृद्धि होती है। जो क्षतिग्रस्त ऊतक हैं उनकी मरम्मत में भी वही काम आते हैं। इसी क्रिया को पोषण कहते हैं, न्यूट्रिशन। ठीक है, पोषण क्या है? भोजन से प्राप्त अवयव जिनसे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है तथा कई कच्चे पोषक पदार्थ प्राप्त होते हैं जो हमारी वृद्धि एवं ऊतकों के मरम्मत में काम आती हैं, पोषण कहलाता है। ठीक है, इसी को हम पोषण कहते हैं। यहाँ पर आप लिख सकते हैं हमारे भोजन के मुख्य अवयव प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट व वसा है। हमें अल्प मात्रा यानी थोड़ी मात्रा में, अल्प मात्रा में विटामिन व खनिज की आवश्यकता भी होती है। ठीक है, भोजन में भोजन से लिखेंगे भोजन के अवयवों से, भोजन के अवयवों से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, हमें ऊर्जा प्राप्त होती है तथा कई कच्चे पोषक
पदार्थ भी प्राप्त होता है जो हमारी वृद्धि व ऊतकों के मरम्मत में सहायक होते हैं। इसी को पोषण यानी न्यूट्रिशन कहते हैं। बात को समझिएगा कि हमें भोजन में जो भी हम भोजन करते हैं उनसे जो भी पदार्थ हमें प्राप्त होते हैं उनसे हमारी वृद्धि होती है, ऊतकों का मरम्मत होता है। इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? पोषण, यानी भोजन लेना और उनसे वो पदार्थ प्राप्त करना जो वृद्धि और मरम्मत में काम आते हैं। इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? पोषण या न्यूट्रिशन। अब हम समझेंगे पाचन क्या होता है। तो डाइजेशन, ध्यान से सुनिएगा, हम जो भोजन करते हैं उनमें उपस्थित जो भी जैव रसायन हैं, जो भी अणु हैं, वे उसी मूल रूप में हमारे शरीर में उपयोग नहीं आते हैं, क्योंकि वे जटिल पदार्थ होते हैं। जो हम भोजन में करते हैं वो सरल पदार्थ नहीं होते, जो भोजन हम लेते हैं वो सरल पदार्थ नहीं होते, जटिल पदार्थ होते हैं। मैंने आपको बायोमोलिक्यूल्स में बताया था जटिल पदार्थ क्या होते हैं, सरल पदार्थ क्या होते हैं। जटिल पदार्थ जिनमें जो बहुत सारे अणुओं से मिलकर बनते हैं, सरल पदार्थ जो 2-4 अणुओं से मिलकर बनते हैं। आपको मैंने एक एग्जाम्पल के रूप में बताता हूँ कि जैसे यहाँ पर आपको मैं बताऊँ प्रोटीन क्या है। प्रोटीन एक जटिल पदार्थ है, जो किससे मिलकर बना है? ढेर सारे अमीनो अम्ल से मिलकर बना है। अगर हम भोजन में किसी प्रोटीन को लेते हैं तो हम इसको डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते। तो इसको किस प्रकार से हम यूज़ करेंगे? जब ये अमीनो अम्ल में परिवर्तित हो जाएगा तब, क्योंकि ये प्रोटीन किससे मिलकर बना है? ढेर सारे अमीनो अम्ल से मिलकर बना हुआ है। तो इस प्रोटीन को हम कैसे यूज़ करेंगे? जब ये अमीनो अम्ल अलग हो जाएंगे, एक अमीनो अम्ल अलग, दूसरा अलग, तीसरा अलग, चौथा अलग, अब हम एक एक को यूज़ कर सकते हैं। ध्यान से समझिएगा, पाचन किसे कहते हैं? इन्हीं जटिल पदार्थों को इन्हीं सरल पदार्थों में तोड़ने की प्रक्रिया को ही कहते हैं पाचन। ध्यान से समझिएगा, ठीक है। जटिल पदार्थों को अवशोषण योग्य सरल पदार्थों में तोड़ने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं? पाचन। ठीक, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं पाचन के बारे में। बात समझ में आई? प्रोटीन का क्या है चक्कर, ये पाचन का चक्कर क्या है? पाचन क्या कहलाता है? जटिल पोषक पदार्थों को पाचन द्वारा सरल अवशोषण योग्य बनाने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं? पाचन। ठीक है, जटिल पदार्थों को अवशोषण योग्य सरल पोषक पदार्थों में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को ही पाचन यानी डाइजेशन कहते हैं। क्योंकि हम भोजन में अगर हम कुछ भी ले रहे हैं, जैसे हम प्रोटीन ले रहे हैं, तो प्रोटीन का हम डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, तो प्रोटीन को यूज़ करने के लिए हम क्या करेंगे? पाचन तंत्र द्वारा ये डाइजेस्ट होगा, जिसमें बना है उसी में कन्वर्ट होगा। प्रोटीन अमीनो अम्ल से बना है, तो जब डाइजेशन की प्रक्रिया होती है तो ये किस में टूट जाता है? अमीनो अम्ल में। अब इस अमीनो अम्ल का अवशोषण हमारी आंत में होता है और इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। सेम इसी तरीके से आप अगर देखें, सुक्रोज यानी एक कार्बोहाइड्रेट है। सुक्रोज किससे मिलकर बना हुआ था? मैंने आपको बताया था, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से। तो ये अभी क्या है? क्योंकि ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों जुड़े हुए हैं, इसलिए अभी ये क्या है? जटिल पदार्थ। अभी हम इसका प्रयोग नहीं कर सकते। तो इसका प्रयोग कब करेंगे? जब ग्लूकोज अलग हो जाएगा और सुक्रोज अलग हो जाएगा, तब हम इसे प्रयोग करेंगे। अब ये क्या है? सरल पदार्थ है। सरल पदार्थ, ये भी सरल पदार्थ। तो हम मान लीजिए खाते हैं सुक्रोज, तो हम सुक्रोज को सीधे उपयोग नहीं कर सकते तब तक जब तक ये ग्लूकोज में नहीं टूटते हैं और सुक्रोज में नहीं टूटते हैं। तो सुक्रोज को ही ग्लूकोज और सुक्रोज में तोड़ने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं? पाचन। यानी जटिल पदार्थों को अवशोषण योग्य सरल पोषक पदार्थों में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं? पाचन। अब यहाँ पर आप पाचन का डेफिनेशन लिख सकते हैं। सारी चीज़ें समझते चलेंगे, लिखते चलेंगे, याद करते चलेंगे।
भोजन में उपस्थित, हमारे ऐसे लिखेंगे, हमारे भोजन में उपस्थित अवयवों का उपयोग, उपस्थित अवयवों को, ऐसे लिखेंगे, हमारे भोजन में उपस्थित अवयवों को हम उसकी मूल रूप में उपयोग नहीं कर सकते, उपयोग नहीं कर सकते। अतः इन्हें पाचन तंत्र में यांत्रिक एवं रासायनिक विधियों द्वारा छोटे छोटे अणुओं में परिवर्तित किया जाता है। अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि जटिल पोषक पदार्थों को अवशोषण योग्य सरल पोषक पदार्थों में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को पोषण पाचन यानी डाइजेशन कहते हैं। ठीक, ये हो गया पोषण क्या होता है, पाचन क्या होता है। पोषण क्या है, फिर से एक बार रिपीट करते हैं कि भोजन से जो भी चीज़ें हमें मिलती हैं वो हमारी वृद्धि और मरम्मत में काम आती हैं, इसी को हम पोषण कहते हैं। पाचन क्या होता है, तो जो भोजन में हम जो भी अवयव लेते हैं उनका हम सीधे उपयोग नहीं कर सकते, अर्थात वे जटिल पदार्थ होते हैं, इसलिए हम उसे सीधे उपयोग नहीं कर सकते। तो पाचन तंत्र में यांत्रिक और रासायनिक विधियों द्वारा इनका परिवर्तन होता है छोटे साधारण सरल पदार्थों में, जिनका अवशोषण आराम से हो सके हमारे शरीर में। यानी एक लाइन में हम पाचन को एक लाइन में ही हम डिफाइन कर सकते हैं कि जटिल पोषक पदार्थों को अवशोषण योग्य सरल पोषक पदार्थों में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को पाचन कहते हैं। देखिए, हम जो भी भोजन करते हैं उनका उपयोग कैसे होता है, ध्यान से सुनिएगा। हम भोजन करते हैं मुख द्वारा, मुख में उसे हम पीसते हैं और फिर वो जाता है ईसोफेगस से हमारी पेट यानी स्टमक में जाता है। स्टमक में थोड़ी 2-3 घंटे वो स्टोर रहता है, HCl के संपर्क में आता है और कुछ एंजाइम्स के संपर्क में आता है, वे अपने कार्य करती हैं। फिर वो भोजन कहाँ चला जाता है, हमारी आंत में आता है। हमारी आंत में पूरी तरीके से डाइजेशन हो जाता है और आंत में ही अवशोषण हो जाता है। अवशोषित होकर वो पदार्थ जाता कहाँ है, अवशोषित होकर वो पदार्थ हमारी रक्त में आता है। याद रखेंगे, हमारी आंत की दीवारों में माइक्रोबिलाई पाई जाती हैं, जिनमें बहुत सारे लैक्टियल्स जिसे कहते हैं ब्लड कैपिलरीज होती हैं, जिनसे वो जो पचित हुए पदार्थ हैं वो अवशोषण होकर हमारी रक्त में चली आती हैं और रक्त ही क्या करता है, उन सभी पोषक पदार्थों को हमारे शरीर के एक एक अंग एक एक कोशिकाओं तक पहुंचाता है। ध्यान से समझिएगा, हम जो भोजन करते हैं मुख द्वारा वो ईसोफेगस द्वारा पहले स्टमक में आया, स्टमक से इंटेस्टाइन में पूर्ण रूप से डाइजेशन, फिर वहीं पर एब्जॉर्ब होकर वो भोजन कहाँ गया, हमारी रक्त में आया। अब ऐसा मत सोचिएगा कि रक्त में रोटी चला गया, नहीं, रोटी जो हम खाते हैं वो स्टार्च है, वो कन्वर्ट होता है अन्य पदार्थों में, माल्टोज में। तो माल्टोज का हम एब्जॉर्प्शन करते हैं, माल्टोज हमारे रक्त में आता है और माल्टोज रक्त से हमारे समस्त कोशिकाओं तक पहुंचाया जाता है। ठीक है, तो ये था पोषण और पाचन कि क्या होता है। हम देखेंगे पोषण के प्रकार। पोषण कितने प्रकार के होते हैं, ऐसा नहीं कि भोजन करना ही क्या कहलाता है। पोषण कह सकते हैं, ऐसे कह सकते हैं कि भोजन करना, शरीर को आवश्यक पोषक पदार्थों को उपलब्ध कराना ही क्या कहलाता है, पोषण। तो पोषण भी 2 प्रकार का होता है। यहाँ पर हम हेडिंग डालेंगे पोषण के प्रकार। पोषण के प्रकार
आप आगे इसमें लिखेंगे कि पोषण के आधार पर समस्त जीवधारियों को निम्न 2 भागों में विभाजित किया गया है। 2 भागों में विभाजित किया गया है। जितने भी पृथ्वी पर उपस्थित जितने भी जीव हैं उनको 2 भागों में विभाजित किया गया है। किसके आधार पर? उनमें पोषण के आधार पर, कि पोषण क्या है, पोषण का प्रकार क्या है, वे स्वपोषी हैं या परपोषी हैं। 2 कैटेगरी बनाई गई है, एक स्वपोषी यानी ऑटोट्रॉफ का, और दूसरा है परपोषी यानी हेटेरोट्रॉफ। अब इतना तो आप जानते ही होंगे ऑटोट्रॉफ क्या होते हैं, हेटेरोट्रॉफ क्या होते हैं। तो पोषण के आधार पर वे जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं उन्हें हम स्वपोषी कहेंगे। वे जो भोजन के लिए पौधों पर आश्रित होते हैं, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। अभी बताते हैं क्या होता है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप। स्वपोषी को हम देखते हैं। स्वपोषी जीव क्या होते हैं? वे जीव जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर भोजन का मतलब ये सोचिए कि कोई पिज्ज़ा, रोटी, दाल, चावल ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर भोजन का सेंस है कार्बोहाइड्रेट, जिनसे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, और भी सारी मटेरियल। ठीक है, तो वे जीव जो अपना भोजन बना सकते हैं, स्वयं बना सकते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? स्वपोषी। उन्हें स्वपोषी कहते हैं। समस्त हरे पौधे सूर्य के प्रकाश में क्लोरोफिल यानी पर्णहरिम की सहायता से वातावरण में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड CO2 तथा भूमि से प्राप्त जल द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। कार्बोहाइड्रेट यानी भोजन का निर्माण करते हैं। ठीक है, जितने भी हरे पौधे हैं, पृथ्वी पर पाए जाने वाले समस्त हरे पौधे, ग्रीन प्लांट्स, वे सूर्य के प्रकाश में क्लोरोफिल की सहायता से, क्योंकि हरे पौधे हैं तो उसमें क्लोरोफिल पाया जाएगा, इसी के कारण पौधों का रंग हरा होता है, बताया भी गया आपको। तो क्लोरोफिल यानी पर्णहरिम की सहायता से वातावरण में उपस्थित CO2 को लेते हैं और भूमि से प्राप्त जल से कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। इनका आप अगर रासायनिक फॉर्मूला देखेंगे कार्बोहाइड्रेट प्रकाश संश्लेषण का, तो वो है 6CO2 + 12H2O गिव्स C6H12O6 + 6H2O + 6O2 गैस। ठीक है, ये प्रकाश संश्लेषण का रिएक्शन है। परपोषी को भी रोकते हैं। इनमें एक पॉइंट और है, देखिए आपने पढ़ा कि समस्त हरे पौधे जो होते हैं वो क्या हैं? स्वपोषी होते हैं, क्योंकि अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। लेकिन ऐसे लिखेंगे, लेकिन कुछ ऐसे भी जीव हैं जो रासायनिक पदार्थों से अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। उन्हें रसायन स्वपोषी कहते हैं। ठीक है, रसायन स्वपोषी यानी कीमो ऑटोट्रॉफ, केमिस्ट्री वाला कीमो ऑटोट्रॉफ कहते हैं। ठीक है, जैसे रसायन संश्लेषी जीवाणु बैक्टीरिया, कीमो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरियाज।
बहुत सारे ऐसे जीवाणु हैं जो रासायनिक पदार्थों से अपना भोजन बना लेते हैं, और उन जीवाणुओं को हम क्या कहते हैं? रसायन स्वपोषी यानी कीमो ऑटोट्रॉफ। ये हो गया स्वपोषी में। स्वपोषी में आपने कौन कौन पढ़ा कि जितने भी हरे पौधे हैं वे सभी क्या हैं? स्वपोषी हैं, और बहुत सारे जीवाणु जो रासायनिक पदार्थों द्वारा अपना भोजन बनाते हैं उन्हें हम रसायन स्वपोषी कहते हैं। ठीक, यहाँ पर हरे पौधे से ये मत समझिएगा कि पूरा पूरा भाग हरा हो, तभी नहीं, पत्तियाँ हरी हैं तब भी वे पौधे ही हैं। ठीक है, मतलब लगभग सभी पौधे क्या होते हैं? ऑटोट्रॉफ होते हैं। ये हो गया स्वपोषी के बारे में। अब आप हेडिंग डालेंगे परपोषी किसे कहते हैं? परपोषी यानी हेटरोट्रॉफ। ये सब तो आपने बचपन से पढ़ा होगा, लेकिन कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखनी, जैसे अभी आपने पढ़ा ना, ये तो आप सभी जानते होंगे कि सभी पौधे स्वपोषी होते हैं, लेकिन शायद जानते होंगे कि कुछ जीवाणु भी स्वपोषी होते हैं। वो जीवाणु कौन से स्वपोषी हैं? रसायन स्वपोषी। ठीक है, जो रासायनिक पदार्थों से अपना भोजन बनाते हैं। अब यहाँ आता है दूसरा परपोषी। अब ये जानते हैं आप कि परपोषी क्या होते हैं? जो दूसरों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। लेकिन अभी यहाँ पर आप और करेक्ट करके याद करेंगे कि वे जीव जो भोजन के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से पौधों पर आश्रित होते हैं, पौधों पर आश्रित होते हैं। ठीक है, परपोषी क्या होते हैं? वे जीव जो भोजन के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पौधों पर आश्रित होते हैं। अब इसको समझिएगा, ये प्रत्यक्ष रूप से पौधों पर आश्रित का क्या मतलब है? मतलब डायरेक्ट जो डिपेंड होते हैं पौधे पे, वे जीव जो सीधे पौधों को खाते हैं, जैसे शाकाहारी, आपने देखा ना, शाकाहारी जीव जैसे आप बकरी को देख लीजिए, बकरी पेड़ की पत्तियां खाती है ना, तो सीधे पौधे पर डिपेंड है, प्रत्यक्ष रूप से अपने भोजन के लिए किस पे डिपेंड है? पौधे पर। ठीक, अब आप देखें मांसाहारी जीवों को। मांसाहारी जीव जैसे शेर, ये कभी खाता है पौधे को? नहीं, लेकिन किसको खाता है? बकरी को खाता है। ध्यान से समझिएगा, शाकाहारी जीव जो बकरी है वो पौधों को खा रहा है डायरेक्ट, तो हम क्या कहेंगे कि बकरी प्रत्यक्ष रूप से किस पर आश्रित है? पौधे पर। मांसाहारी जीव में शेर को अगर आप देखें तो शेर किसको खाता है? बकरी को। लेकिन शेर भी अप्रत्यक्ष रूप से पौधे पर डिपेंड है, इनडायरेक्ट रूप से, डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट रूप से डिपेंड है। कैसे? देखिए, अगर ये ना रहे, पौधा ना रहे, तो क्या बकरी बचेंगी? अगर पौधा ना रहे तो बकरी भी नहीं रहेंगी, तब शेर क्या खाएंगे? यानी शेर के जीवित रहने के लिए ये भी जरूरी है, ये भी जरूरी है, यानी पौधा होना इनके लिए भी बहुत अनिवार्य है। भले ही ये डायरेक्ट नहीं खा रहे हैं, लेकिन इनडायरेक्ट तो इस पे डिपेंड है ना, क्योंकि इनको जो ये जिनको खाएंगे वो तो इस पे आश्रित है ना। बात को समझिएगा, ये डायरेक्ट पौधे को खा रहे हैं तो प्रत्यक्ष रूप से आश्रित हैं, लेकिन ये इनडायरेक्ट इस पे आश्रित हैं। आप देखेंगे तो इनडायरेक्ट, ये सीधे तौर पे तो पौधे को नहीं खा रहे हैं, लेकिन जो इन पौधे को खाता है उनको तो ये खा रहे हैं ना। तो पौधे अगर नहीं रहेंगे तो बताइए ये जीवित रहेंगे? जब पौधे नहीं रहेंगे तो ये भी नहीं रहेंगे, तो ये नहीं रहेंगे तो ये खाएंगे किसको? अब ये भी मत कहिएगा कि बकरी नहीं खाएंगे तो हो सकता है कुछ कोई अन्य जंतुओं को खाएं, हिरन खाएं या किसी और को खाएं। तो सबके लिए यही लागू होता है। जितने भी शाकाहारी जीव हैं वो किस पे डिपेंड है? पौधे पर। जब पौधा नहीं रहेगा तो कोई शाकाहारी जीव नहीं बचेगा। तो मांसाहारी जीव क्या खाएंगे? किसी शाकाहारी जीव को नहीं खा पाएंगे, क्योंकि शाकाहारी जीव बचेंगे ही नहीं। यानी इनको और इनको दोनों किस पे आश्रित होते हैं? पौधे पर। ये डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से आश्रित हैं और ये अप्रत्यक्ष रूप से इनडायरेक्टली डिपेंड होते हैं। ठीक, तो आप इतना लिखेंगे कि पौधों पर आश्रित होते हैं, उन्हें परपोषी या विषमपोषी जीव कहते हैं। विषमपोषी जीव कहते हैं। जैसे सभी जंतु, जितने भी जंतु पृथ्वी पर उपस्थित हैं सब क्या हैं? परपोषी ही होते हैं। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। भोजन के प्रकारों व स्रोतों के आधार पर
भोजन के प्रकारों व स्रोतों के आधार पर जंतुओं को निम्न श्रेणियों में रखा गया है। निम्न श्रेणियों में रखा गया है। आइए देखते हैं कौन कौन सी श्रेणी हैं जिनमें इनको रखा गया है। सबसे पहला आता है शाकाहारी यानी हर्बीवोर्स। शाकाहारी यानी हर्बीवोर्स। ये अपना भोजन वनस्पतियों से प्राप्त करते हैं यानी पौधों से प्राप्त करते हैं। वनस्पतियों यानी पौधों से प्राप्त करते हैं, जैसे गाय, भैंस, हिरन, बकरी आदि। ठीक। दूसरा मांसाहारी यानी कॉर्निवोर्स। ये अपना भोजन शाकाहारी जंतुओं के मांस से प्राप्त करते हैं। जैसे शेर, चीता, बाघ, गिद्ध आदि। तीसरा आता है सर्वाहारी यानी ओमनीवोर्स। ये अपना भोजन ऐसे लिखेंगे, ये अपना भोजन पौधों व जंतुओं के मांस दोनों से प्राप्त करते हैं। दोनों से प्राप्त करते हैं। जैसे मनुष्य क्या है? सर्वाहारी है। बिल्ली सर्वाहारी व कुत्ता आदि बहुत सारे जीव हैं। तो ये था भोजन के प्रकार व स्रोतों के आधार पर जंतुओं को कितने भागों में बांटा गया? 3। शाकाहारी वे जो अपना भोजन पौधों से प्राप्त करते हैं। मांसाहारी वे जो दूसरे जीवों के मांस से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। सर्वाहारी जो पौधों और मांस दोनों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, जिनमें मनुष्य और बिल्ली व कुत्ता और भी सारे जंतु आते हैं। ये हो गया आपका इतना पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे अगले लाइन से कि भोजन लेने के आधार पर जंतुओं को निम्न श्रेणियों में बांटा गया है। ठीक है, अब हम ये देखेंगे, अभी तक तो हमने देखा कि वो क्या खाते हैं, उसके आधार पर उन्हें 3 भागों में बांटा गया, शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। अब हम देखेंगे कि वे अपने भोजन को कैसे ग्रहण करते हैं, उनके आधार पर हम जंतुओं को कितने भागों में बांटे। सबसे पहला आता है इसमें परजीवी यानी पैरासाइट। ये जंतु ऐसे लिखेंगे, ये जीवित जंतु के शरीर से तरल पदार्थों का अवशोषण करते हैं। आगे लिखेंगे, बहुत से परजीवी जिस जंतु में पाए जाते हैं
उनमें बीमारियां उत्पन्न करते हैं, जैसे एस्केरिस, दूसरा जोंक। एस्केरिस, जोंक जो होता है वो एक्टोपैरासाइट होता है, यानी बाह्य परजीवी, शरीर के बाहर पाया जाता है। बाह्य परजीवी का एग्जाम्पल है, एक्टोपैरासाइट का एग्जाम्पल है जोंक, तथा वह टेपवर्म जैसे टीनिया सोलियम एग्जाम्पल है। तो बहुत सारे ऐसे जंतु होते हैं जो दूसरे जीवित जीव के शरीर के अंदर रहते हैं और उनसे तरल के रूप में अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उन्हें हम परजीवी कहते हैं। परजीवी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अंतः परजीवी जो शरीर के अंदर पाया जाता है, जैसे एस्केरिस टेपवर्म यानी टीनिया सोलियम, ये सब। एस्केरिस टेपवर्म क्या है? अंतः परजीवी, शरीर के अंदर चले आते हैं और वहीं पर रहते हैं और अपना भोजन प्राप्त करते रहते हैं तरल के रूप में। कुछ ऐसे भी हैं जो शरीर के बाहर पाए जाते हैं परजीवी के रूप में, जैसे जोंक क्या होता है? बाह्य परजीवी होता है, एक्टोपैरासाइट। मनुष्य के सर के पे पाए जाने वाले जुआ, वो भी क्या है? बाह्य परजीवी का उदाहरण है। डॉग्स पे जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं जिन्हें हम टिक्स कहते हैं, वो भी बाह्य परजीवी के ही उदाहरण होते हैं। ठीक है, आप ऐसे लिख सकते हैं कि परजीवी भी दो प्रकार के होते हैं, अंतः परजीवी जो शरीर के अंदर पाए जाते हैं जैसे एस्केरिस व टेपवर्म, तथा बाह्य परजीवी एक्टोपैरासाइट जो शरीर के बाहर पाए जाते हैं जैसे जुआ, मनुष्य के सर पर जुआ व कुत्तों के शरीर पर पाए जाने वाला टिक्स। दूसरा आता है सहजीवी, सिम्बायोटिक। इसमें भोजन ग्रहण करने वाले जीव तथा पोषद यानी होस्ट, दोनों को एक दूसरे से लाभ होता है, दोनों को एक दूसरे से लाभ होता है। जैसे मनुष्य के आहार नाल में पाया जाने वाला सहजीवी जीवाणु का एग्जाम्पल है ई कोलाई जीवाणु जो मनुष्य के आहार नाल में पाया जाता है तो यह सहजीवी मतलब परजीवी ही है, लेकिन इसे हम परजीवी नहीं कहते क्योंकि यह हमारे शरीर में कोई रोग उत्पन्न नहीं करता, बल्कि हमारे शरीर के लिए लाभदायक है। बहुत से डाइजेशन प्रोसेस में ये हेल्प भी करता है। तो ये ऐसे जीव हैं जो दूसरे के शरीर में रहते भी हैं और साथ में उनको लाभ भी पहुंचाते हैं। यहाँ पर बात को समझिएगा, इसमें भोजन ग्रहण करने वाले जीव यानी इसको कह रहे हैं ई कोलाई जो भोजन ग्रहण कर रहा है, तथा पोषद, इसी को समझ लीजिए एक बार। होस्ट क्या होता है? पोषद, एकदम मन में बिठा लीजिए। पोषद या होस्ट क्या होता है? वे जीव जो दूसरे जीव के शरीर पर रहते हैं और दूसरे जीव के शरीर से भोजन प्राप्त करते हैं, उसी दूसरे जीव को क्या कहते हैं? पोषद यानी होस्ट। जैसे ई कोलाई है, ई कोलाई कहाँ रह रहा है? मनुष्य के आहार नाल में, यानी ई कोलाई के लिए पोषद यानी होस्ट कौन हुआ? मनुष्य। ठीक है, पोषद यानी होस्ट क्या होता है? जिसके शरीर पर कोई परजीवी रहता है वो होस्ट कहलाता है। जैसे ई कोलाई बैक्टीरिया मनुष्य के आहार नाल में रहता है, इसलिए ई कोलाई के लिए होस्ट कौन हुआ? मनुष्य हुआ। ठीक, तो सहजीवी क्या होते हैं? ऐसे जीव जो खुद भी लाभ प्राप्त करते हैं और जिसके भी शरीर में रहते हैं उसे भी लाभ पहुंचाते हैं, यानी दोनों को एक दूसरे से लाभ मिलता है। ऐसे संगठन को हम क्या कहते हैं? सहजीवी यानी सिम्बायोटिक। नेक्स्ट आता है तीसरा
ये सब आप लिखते चलेंगे, याद करते चलेंगे, कुछ भी छोड़ना नहीं है। जैसे जैसे पढ़ा रहे वैसे वैसे आपको याद भी करते चलना है। तीसरा आता है मृत जीवी यानी सैप्रोफाइट। मृत जीवी क्या होते हैं? शब्द से ही क्लियर हो रहा है, ऐसे जीव जो मृत चीज़ों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ऐसे लिखेंगे, ये सड़े गले मृत जीवों व पौधों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। उन्हें हम क्या कहेंगे? मृत जीवी। जैसे घरेलू मक्खी, इसीलिए कहते हैं मक्खी लगे हुए किसी भी चीज़ को नहीं खाना चाहिए क्योंकि वे रोग फैलाते हैं। डोमेस्टिक हाउस फ्लाई। मृत जीवी क्या होते हैं? वे जो सड़े गले मृत जीवों व पौधों से भोजन प्राप्त करते हैं। ये तो जंतु में आपको उदाहरण बता रहे हैं, घरेलू मक्खी। अगर समस्त जीवधारी में देखें तो मृत जीवी का सबसे ज़्यादा एग्जाम्पल पूछा जाता है कवक। कवक क्या होते हैं? मृत जीवी होते हैं, सड़े गले चीज़ों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। बार बार पूछा गया है मृत जीवी यानी सैप्रोफाइट का उदाहरण बताइए, तो कवक याद कर लेंगे, नोट कर लेंगे उसमें। चौथा पूर्ण जंतुसम होलोजोइक जिसे इंग्लिश में कहते हैं, ये अपना भोजन तरल या ठोस रूप में ग्रहण करते हैं। जैसे अधिकांश जंतु, मनुष्य भी क्या होते हैं? होलोजोइक होते हैं। याद रखेंगे, मनुष्य भी होलोजोइक होते हैं, पूर्ण जंतुसम होते हैं, अपने भोजन को तरल या ठोस रूप में ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट आता है आखिरी पांचवा, पूर्ण पादपसम यानी होलोफाइटिक। इसमें उन जंतुओं को रखा गया, ध्यान देंगे, उन जंतुओं को रखा गया है जो पौधों के समान अपना भोजन बना सकते हैं, ठीक है। पूर्ण पादपसम क्या होते हैं? ऐसे जंतु जो पौधों के समान अपना भोजन बना सकते हैं। इसका एग्जाम्पल कौन है? ऐसा कौन सा जंतु है जो पौधे के समान अपना भोजन बना सकता है? तो उसका एग्जाम्पल है यूग्लिना। मैंने आपको पहले भी बताया है, यूग्लिना एक ऐसा प्राणी है जो होता तो जंतु है, क्योंकि जब प्रकाश नहीं मिलता इसको, यूग्लिना को, तो ये क्या करता है? जंतु के समान व्यवहार करता है, दूसरे जीवों को पकड़ के खाता है। अगर इसको प्रकाश मिलता है, सूर्य का प्रकाश अगर मिलता है, तो ये अपना भोजन स्वयं बनाने लगता है। तो ऐसे जीव को हम क्या कहते हैं? पूर्ण पादपसम होलोफाइटिक। तो ये हो गया पोषण के प्रकार कंप्लीट पूरी तरीके से। यहाँ से क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं, भैया ध्यान दीजिएगा, एकदम रट डालिए जितनी भी चीज़ें बताए हैं, एक एक पॉइंट आपको याद करना है कि कौन सा जीवी होते हैं, कौन परजीवी, कौन परपोषी, कौन स्वपोषी, कौन मृतोपजीवी। सारी बातें A to Z आपको याद होनी चाहिए। ये सब जुबान पर रटी होने वाली चीज़ें, इनमें कोई भी कन्फ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल के साथ याद करेंगे तो जल्दी याद हो जाएगा, ठीक है। जैसे हम लोग ठोस पदार्थों को खाते हैं, तरल पदार्थों को खाते हैं, तो ऐसे जंतु क्या कहलाते हैं? पूर्ण जंतुसम होलोजोइक। हिंदी थोड़ा कम याद करिएगा, अब जो फिजियोलॉजी चल रहा है ये आपको हायर क्लासेस में, MBBS में, BSc में बहुत यूज आएगा। तो मेरा ये कहना है कि सभी के सभी इंग्लिश वर्ड जरूर याद करेंगे। तो होलोजोइक अगर याद रखेंगे तो ये ज़्यादा सही है, या आप हिंदी भी याद कर सकते हैं, जैसे हमने हिंदी इंग्लिश दोनों याद करा है। आप में भी वो कैपेबिलिटी है कि आप हिंदी इंग्लिश दोनों याद कर सकते हैं, तो बिल्कुल आप याद करेंगे, ठीक है, पीछे नहीं हटेंगे। जितना पढ़ेंगे उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ये था आज का टॉपिक, जिसमें हमने आपको पोषण के बारे में विभिन्न बातें बताई। अब इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर्स आपको देना होगा कमेंट बॉक्स में। तो इस टॉपिक से रिलेटेड मेरा पहला क्वेश्चन है, एक लाइन में बताइएगा पाचन क्रिया किसे कहते हैं?
दूसरा क्वेश्चन, ऐसे कौन से जीव हैं जो रसायन पोषी होते हैं। तीसरा क्वेश्चन कि कौन से जीव अप्रत्यक्ष रूप से पौधे पर डिपेंड होते हैं। चौथा क्वेश्चन कि कौन अंतःपरजीवी होते हैं और कौन बाह्यपरजीवी होते हैं। पांचवा क्वेश्चन, मनुष्य में पाए जाने वाले एक सहजीवी जीवाणु का उदाहरण बताइए और वो कहाँ पर पाया जाता है, मनुष्य के किस भाग में पाया जाता है। छठवां क्वेश्चन, मृत जीवी प्राणी क्या होते हैं, उनका उदाहरण बताइए। नेक्स्ट, होलोजोइक जंतु का उदाहरण बताइए, ये अपने भोजन को कैसे प्राप्त करते हैं। बस इतना क्वेश्चंस के आंसर्स आपको जल्द से जल्द कमेंट बॉक्स में देना है। आगे के पार्ट्स के लिए आप जुड़े रहें बायोलॉजी हिंदी चैनल के साथ। धन्यवाद।